मैक्रो अल्कोहलिज्म और माइक्रो अल्कोहलिज्म की बात है। मैक्रो का मतलब है कि बंदा चल फिर नहीं सकता, जबान लड़खड़ा रही है, कदम लड़खड़ा रहे हैं, अपने फ़राइज़ मनसबी अदा नहीं कर सकता, गाड़ी नहीं चला सकता और जो पेचीदा काम है या मशीनरी से मुतल्लिका या निगोशिएशन से मुतल्लिका वो नहीं कर सकता। माइक्रो अल्कोहलिज्म का मतलब यह है कि देखने में भला चंगा लगता है, लेकिन शराब पीने के चंद घंटे बाद जिस्म में कुछ ना कुछ जहरीले मादे ज़रूर बनते हैं। और अगर इत्तेफाक से ऐसा बंदा किसी बहुत अहम पोजीशन पे बैठा हो है तो ऐसी सूरत हाल में ज़रा सी भी ख़राबी, जैसे माइक्रो अल्कोहलिज्म हम कहते हैं, वो बहुत मुश्किलात पैदा कर सकती है। हमारे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिनकी बुनियाद पर हम चलते हैं, जो कि बेशुमार हैं, और उनमें कुछ अहम जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो 16 के करीब हैं, लेकिन असल में जो हमारी ज़िंदगी पे शब रोज़ बहुत ज़्यादा फीलिंग्स के एतबार से असर करते हैं वो 4 हैं, जिनमें एक एड्रेनलिन है जो कि हमें बेचैनी देता है ताकि हम कोई काम जो करना था और नहीं कर रहे तो वो कर लें, जैसे हम कहते हैं हम एंग्जाइटी ड्रिवन है। दूसरा गाबा है जो फिर हमारी एंग्जाइटी को या हमारी कोई ऑब्सेशन है, कोई वहम है, कोई वसवसा है, उसको कम करने का न्यूरोट्रांसमीटर है। तीसरा जो है वो सेरोटोनिन है जो हमें पुरसुकून खुशी देता है। और चौथा केमिकल डोपामीन है जो कि हमारे अंदर तहरीक पैदा करता है, क्रिएटिविटी पैदा करता है। और ये जो चारों केमिकल्स हैं इनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल भी कर सकते हैं। जब जिस्म में हम बाहर से कोई केमिकल भेजते हैं जैसे कि अल्कोहल या रिटालिन या कोई क्रिस्टल मैथ या हेरोइन, जब हम बाहर से केमिकल भेजते हैं तो उनकी एक अपनी लाइफ होती है, सर्कुलेशन लाइफ, जिसे हम हाफ लाइफ भी कहते हैं। और वो हाफ लाइफ जो है हमें अगला काम, नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा जो है वो नहीं करने देती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम। यू आस्क्ड फॉर इट है प्रोग्राम का नाम और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर सदाकत अली। वेलकम सर। शो में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और मिस शुमाइला बतूल हैं हमारे साथ, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और इधर में सामना नवाज़ हैं। डॉक्टर साहब, क्या ऐसे लोग भी हैं पाकिस्तान में जो बलानोश हैं, जो इतनी शराब पीते हैं कि उनको शराब की बीमारी लाहक हो जाए और ना सिर्फ उनके जहन पे, दिमाग पे इसके असरात मुरतब हों बल्कि उनकी बॉडी पर भी हो? आप क्योंकि गुज़श्ता 40 साल से नशे का इलाज कर रहे हैं, तो शराब भी शायद उसी ज़ुमरे में आती है, तो इस पे ज़रा सिचुएशन बताइए कि असल में पाकिस्तान में शराब नोशी और शराब की बीमारी की असल ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी तो इजाज़ भाई ये है कि पाकिस्तान में इंडिया के बराबर ही शराब नोशी और बला नोशी का मामला है। और फिर यूरोप में जो ममालिक हैं या अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहाँ बेशुमार लोग शराब पीते हैं, तो पाकिस्तान में भी मामला वैसे ही है, लेकिन ये ज़रा दरपर्दा है। पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ लोग शराब पीते हैं रेगुलर बुनियादों पर। ये मैं कभी कभार की बात नहीं कर रहा, 1 करोड़ लोग रेगुलर शराब पीते हैं, जिसका मतलब है कि हफ्ते में कम से कम 4 दिन। अब इनमें से कोई तकरीबन 10 लाख बलानोश हैं, क्योंकि शराब पीने वालों में से 10% लोग आखिरकार जिस्मानी तौर पर अल्कोहलिक हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि उनका जिस्म उनके शराब के खिलाफ चलने लगता है जी। वो शराब पीते हैं कि उनको नशा हो और उनका जिस्म रद्द अमल देता है कि उनका नशा उतरे, और जिस्म में कुछ साथ ही जहरीले मादे बन जाते हैं जिससे मत मारी जाती है जी। और मज़े की बात यह है कि जब इंसान की मत मारी हो तो उसको नहीं पता होता कि उसकी मत मारी है, दूसरे लोगों को पता होता है। एट द सेम टाइम दुनिया के जो जदीद ममालिक हैं, जो आगे चलने वाले ममालिक हैं, जैसे कि बरतानिया, अमरीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहाँ भी अब लोग शराब से कता ताल्लुक़ कर रहे हैं। इस वजह से नहीं कि उन्हें मजबूरन ऐसा करना पड़ता है, वो बाई चॉइस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि शराब से उनका रिश्ता ना रहे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये शराब को अब अंदर से पहचान रहे। तो आमतौर पर होता है कि दूसरे लोग बताते हैं कि कोई बलानोश है, बलानोश खुद नहीं मानता, दूसरे लोगों को
बज़ाहिर देख के उनके हालात बड़े मखदूश नज़र आते हैं और दूसरे लोग फिर कुछ बातें बनाते हैं, उंगलियां उठाते हैं और अपना दुखड़ा रोते हैं, चीखो पुकार करते हैं। तो ये शराब को बाहर से देखने वाला मामला है, लेकिन अंदर से जब इंसान अपने अंदर झांकता है और उसे पता चलता है कि शराब उसको कुछ आसानी भी दे रही है, उसे कुछ सुकून भी दे रही है और फिर बेसुकूनी भी दे रही है। रात को थोड़ा सा रिलैक्स हुआ तो सुबह उसका सर भारी होना और उसका सर फटने जैसी कैफियत होना, मुंह खुशक होना, जिसे हैंगओवर कहते हैं जी। और फिर शराब पीने के 1-2 घंटे बाद भी लोगों को बुरी फीलिंग्स आनी लगती हैं और अंदर से जब बाहर की तरफ वो देखते हैं तो बहुत से लोग ये फैसला कर सकते हैं कि शराब उन्हें फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा दे रही है और उन्हें लगता है कि डाउन दी रोड आगे चल के शराब उन्हें और नुकसान देगी। और इससे पहले कि कोई उंगली उठे, सियाने समझदार लोग अपने अंदर झांक के ये फैसला करने लगते हैं सर कि उन्हें शराब छोड़ देनी चाहिए। किस हद तक डिसफंक्शनैलिटी, बिकॉज बहुत सारे लोगों का जो नज़रिया है शराब के मामले में, अगर वो कहते हैं कि जी अगर हफ्ते में एक दफ़ा मैं पी रहा हूँ तो ये कोई अल्कोहलिज्म या ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो किस हद तक डिसफंक्शनैलिटी एग्जिस्ट करे तो ये अंदाज़ा होगा कि ये एक बंदा जो है वो अल्कोहलिज्म का प्रॉब्लम रखता है और नहीं। अंदर झांकने से, अपने मन में झांकने से क्या महसूस होता है कि ये काम ठीक हो रहा है, या ये काम करने के बाद ये ख्याल आता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या गिल्ट होता है, या फिर बाहर से दूसरे लोग देख के जब उंगलियां उठाते हैं और निशानदही करते हैं उन कबाख्तों की जो बलानोशी से पैदा होती हैं। सो मैक्रो अल्कोहलिज्म और माइक्रो अल्कोहलिज्म की बात है। मैक्रो का मतलब है कि बंदा चल फिर नहीं सकता, ज़बान लड़खड़ा रही है, कदम लड़खड़ा रहे हैं, अपने फ़राइज़ मनसबी अदा नहीं कर सकता, गाड़ी नहीं चला सकता और जो पेचीदा काम है या मशीनरी से मुतल्लिका या निगोशिएशन से मुतल्लिका वो नहीं कर सकता। माइक्रो अल्कोहलिज्म का मतलब ये है कि देखने में भला चंगा लगता है, लेकिन शराब पीने के चंद घंटे बाद जिस्म में कुछ ना कुछ जहरीले मादे ज़रूर बनते हैं और अगर इत्तेफाक से ऐसा बंदा किसी बहुत अहम पोजीशन पे बैठा हो, जैसे कि वो सर्जन हो या न्यूरो सर्जन हो या आँखों का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर हो या वकील हो या जज हो जो अदालत में बैठ के किस्मतों के फैसले करता है, या निगोशिएटर हो जो वजारत ख़ारजा में बैठ के मुल्क की बेहतरी के बारे में दूसरे ममालिक से निगोशिएशंस करता है, तो ऐसी सूरत हाल में ज़रा सी भी ख़राबी, जैसे माइक्रो अल्कोहलिज्म हम कहते हैं, वो बहुत मुश्किलात पैदा कर सकती है। और उस बंदे को जब अंदर से ये पता होता है तो बाहर से लोगों को कोई ख़ास इतना पता नहीं होता, लेकिन अंदर की आवाज़ उन्हें बता रही होती है। जैसे हम कभी कोई गलत खाना खा लेते हैं तो थोड़ी देर के बाद हम निडाल से हो जाते हैं, और अगर हम अच्छा खाना खाते हैं यानी दाल सब्ज़ी या कोई इस तरह की चीज़ करते हैं तो फिर वो हमें एनर्जी ज़्यादा महसूस होती है। डिनाइल की अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे अल्कोहलिक्स जो हैं वो अंदर की आवाज़ को दबा भी तो सकते हैं, और अल्कोहल इटसेल्फ जो है वो वाली फीलिंग्स को सप्रेस कर देती है कि जिसमें हम ये सोचें जैसे डिनाइल अगर पोजेस कर ले ऐसी स्टेट में और बंदा आइडेंटिफाई ही ना कर पाए कि आई हैव अ प्रॉब्लम, वो कहे कि बिकॉज वी हैव रीजंस, मेरे पास ये वजह है, ये वजह है, ये वजह है, और इतनी भी प्रॉब्लम नहीं है जितना फैमिली एग्जेजरेट कर रही है। खुद फरेबी के इम्कानात ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ मैं ये वाजे करना चाहूँगा कि शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, चाहे वो थोड़ा ही ख़राब हो, तो जिन लोगों को मसाइल होते हैं वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं, और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है। जब वो शराब पीते हैं तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है, और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। और जब वो फिर शराब पीते हैं, ताज़ा शराब के घूंट गले से उतरते हैं,
तो फिर उन्हें अच्छा महसूस होने लगता है, कुछ वक्त गुजरने के बाद फिर बुरा महसूस होने लगता है। तो जब किसी शाम कोई मैं नोश इस शुगल का आगाज़ करता है तो वो अपने लिए मज़ा पैदा करने की जिद्दोजहद कर रहा होता है शराब के ज़रिए, और शराब जिस्म में जाके एक जहरीले मादे में कन्वर्ट होती है जिसे एल्डिहाइड कहते हैं, जिससे बदमज़गी पैदा होती है, और वो मज़े और बदमज़गी के झूले पे झूलता रहता है और आखिरकार इस दौरान गनूदगी आने लगती है, वो पास आउट हो जाता है या मदहोश हो जाता है। तो फिर वो काफ़ी घंटों के बाद जब दोबारा होश में आता है तो सर भारी होता है और बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है, और शराब के बारे में बहुत मनफी ख्यालात होते हैं, और फिर नए इरादे होते हैं, फिर नए अज़म होते हैं, और वो सोचता है कि मैं दोबारा शराब ना पीऊँ। लेकिन फिर शाम तक उसकी कैफियत बदल जाती हैं और शराब की तलब उसको या क्रेविंग उसको फिर सताने लगती है। पर ऐसा लाजिम नहीं है कि इंसान इसी घन चक्कर में फंसे रहे, क्योंकि मैंने पिछले 50 साल से पाकिस्तान के ऊपर नज़र रखी है, क्योंकि ये मेरा वतन है और मैं इसके मसाइल से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान का मसला नंबर 1 ये है कि बाख्तियार लोग जो हैं जब शराब की बीमारी में मुब्तला होते हैं और ख़ुद उनको पता नहीं होता कि वो शराब की बीमारी में मुब्तला हैं, तो इससे बड़े मसाइल पैदा होते हैं और इससे कोई हकीकी सोल्यूशन सामने नहीं आता शराब से। इससे थोड़ी रिलैक्सेशन जो किसी को मिलती है वो लापरवाही का बायस बनती है। किसी को कोई फ़िक्र होता है, कोई काम करना होता है और वो शराब पी के अपनी फ़िक्र दूर करता है, तो उसके साथ ही काम करने का जज्बा भी ख़त्म हो जाता है। इंसान जो हम इंसान हैं, हमारे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिनकी बुनियाद पर हम चलते हैं, जो कि बेशुमार हैं, और उनमें कुछ अहम जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो 16 के करीब हैं। लेकिन असल में जो हमारी ज़िंदगी पे शब रोज़ बहुत ज़्यादा फीलिंग्स के एतबार से असर करते हैं वो 4 हैं, जिनमें एक एड्रेनलिन है जो कि हमें बेचैनी देता है ताकि हम कोई काम जो करना था और नहीं कर रहे तो वो कर लें, जैसे हम कहते हैं हम एंग्जाइटी ड्रिवन हैं। दूसरा गाबा है जो फिर हमारी एंग्जाइटी को या हमारी कोई ऑब्सेशन है, कोई वहम है, कोई वसवसा है, उसको कम करने का न्यूरोट्रांसमीटर है। यानी जब गाबा के लेवल्स ऊपर होते हैं तो हमारी बेचैनी नीचे होती है, लेकिन अगर गाबा के लेवल नीचे हों तो फिर बेचैनी एंग्जाइटी के लेवल ऊपर आते हैं। तीसरा जो है वो सेरोटोनिन है जो हमें पुरसुकून खुशी देता है, यानी मसरत से हमें आगाही देता है। हमें लगता है कि हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, हम खुश हैं, और हम फिर इसमें फ़न करते हैं, दूसरों के साथ हंसते बोलते हैं, नाराज़ नहीं होते, हम दूसरों के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ होते हैं। और चौथा केमिकल डोपामीन है जो कि हमारे अंदर तहरीक पैदा करता है, क्रिएटिविटी पैदा करता है, लोगों से कनेक्ट करना, लोगों से ताल्लुक़ बनाना, लोगों से रिश्ते बनाना, ये इससे मदद मिलती है। और ये जो चारों केमिकल्स हैं इनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल भी कर सकते हैं बगैर किसी शराब के और बगैर किसी ट्रैंक्विलाइजर के। फितरी तौर पर ऐसे इकदामात मौजूद हैं कि जिनके ज़रिए हम इनको कंट्रोल करना शुरू करते हैं तो हमें शराब की तलब फिर नहीं रहेगी या उसकी ज़रूरत फिर नहीं होगी। जो भी लोग शराब नोशी में मुब्तला है और हमें पता चल गया, वो कोई पायलट है, वो कोई जज है, वो कोई लॉयर है, कोई जो है वो पॉलिटिशियन है, एनीबडी एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, सर्जन है, तो फौरन उससे बचें और डरें। देखिए, पहले बात तो ये है कि हम समझते हैं कि शराब पीना या नशे करना ये फारिग लोगों का काम है, ये सड़कों पे जो घूमते हैं ये इनका काम है, ये कोई निकम्मे लोगों का काम है। हाँ, ज़रूर निकम्मे लोग भी करते होंगे, पर ज़्यादातर ये कारआमद लोग करते हैं। जो ख़ानदानों के सितारे होते हैं वो ये काम करते हैं, जो तालीम में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे होते हैं वो ये काम करते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ रहे होते हैं, तरक्कियाँ कर रहे होते हैं, CEOs होते हैं जो, और उनकी ज़िंदगी में मल्टीटास्किंग, परेशानी और पंगा लेते रहना कोई ना कोई, और अपने आप को स्ट्रेच करते रहना और कनात में न जाना, तो वो हैं जिन्हें कभी ना कभी फिर कोई दावत देता है कि रिलैक्स करने के लिए आइए ज़रा ड्रिंक करते हैं। सर उन्होंने साजिदा होना तो बंद है सर।
उनको बिल्कुल नहीं सचता, क्योंकि ये बड़े कैपेबल लोग होते हैं और वो बहुत आसानी से शराब की बजाय हकीकी हाई हासिल कर सकते हैं, और वो इस झूठ में नहीं पड़ सकते जिसे हम शराब कहते हैं, क्योंकि इससे मसले हल नहीं होते, मसले मास्क हो जाते हैं, इससे मत मारी जाती है, इससे तमाशा बहुत लगता है, इससे अहले खाना को बड़ी परेशानी होती है कि अगर शराब पीते पीते शराब की बीमारी आ जाए तो ख़ानदान में बड़ा मसला पैदा हो जाता है, बच्चों की ज़िंदगी मुतासर होने लगती है, बीवी जो है उसकी ज़िंदगी भी अजाब बन जाती है, और माँ बाप तो आठ आंसू होते हैं कि हमारा जो इतना प्यार से हमने बच्चे को पाला पोसा, उसे आला तालीम दिलाई और मॉन्ट्रियल में पढ़ने के लिए भेजा, और वापस आके उसे फैमिली का कारोबार उसके हवाले किया, और पैसा हाथ आते ही उसने शराब के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। एक मैं आपको बताऊं कि जितना मुआशरे में एलीट तबका है, चाहे वो लॉयर्स हों या डॉक्टर्स हों या वो सहाफ़ी हों या एंकर्स हों, हाँ स्ट्रेस है। जो लोग भी कारामद जिंदगी गुजारते हैं, जो जिम्मेदारियां संभालते हैं। स्टेटमेंट याद आ गई, वो कहते हैं अगर मैं 16-18 घंटे काम करके थोड़ी सी पी लेता हूँ तो क्या बुरा है इसमें? इसको हम मॉरल लाइसेंसिंग कहते हैं। मॉरल लाइसेंसिंग का मतलब यह है कि कुछ अच्छा काम करके ये समझने लगना कि अब मैं कुछ बुरा काम भी कर सकता हूँ। ये इंसान जो कि बहुत दिलचस्प है, तो उसके अंदर मॉरल लाइसेंसिंग ज़रूर होती है। और शराब के मामले में तो ये होता है कि अगर मैंने कुछ कारनामा किया है सारे दिन में तो फिर मेरा हक बनता है, और अगर मैंने कारनामा नहीं किया तो फिर भी मेरा हक बनता है, क्योंकि मैं अफसोस में हूँ। वो एक्सक्यूजेस तो देयर आर सो मेनी ना कि लेकिन सर मतलब यूजुअली यही समझा जाता है कि जिनकी ज़िंदगी में कोई काम नहीं तो वो बेचारे और क्या करें, फिर ड्रग्स करते हैं। लेकिन ये बड़ी सरप्राइजिंग सी एक बात है कि ऐसे लोग जो कि बहुत बिजी हैं और खुश भी हैं, कामयाब हैं, बड़ी पोस्ट पे हैं, क्या ज़रूरत पेश आती है उनको कि वो इस तरफ? देखिए, जिनकी ज़िंदगी में कुछ है नहीं या कुछ था और वो उनका लुट गया, कोई ब्रेकअप हो गया है, कोई एम्प्टीनेस आ गई है, तो वो इसलिए पिएंगे कि उनके अंदर सेरोटोनिन नीचे चली गई है, मायूसी आ गई है, डिप्रेशन हो गई है, तो उनकी खुशी खो गई है, तो वो खुशी तलाश करने के लिए ऐसा करते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने बड़ी आला जिम्मेदारियां संभाली हुई हैं और जिनको बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है और वो उनको अनसर्टेनिटी का सामना होता है, अनप्रडिक्टेबिलिटी का सामना होता है, और उनके अंदर बहुत वहम वसवसे आते हैं, तो वो उनको ठंडा करने के लिए, ट्रैंक्विलिटी के लिए पीते हैं। यानी बजाय इसके कि वो किसी तरह गाबा को बढ़ाएं, वो एंजाइटी को बराह रास्त सुप्रेस करने के लिए अल्कोहल के जरिए अपने दिमाग को स्लो करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब हमें बेचैनी होती है तो बेचैनी दूर होनी चाहिए, पूरे का पूरा दिमाग जब स्लो चलने लगता है तो फिर उसमें बेचैनी भी कम होने लगती है। सो एक बेचैनी को ख़त्म करने के लिए हम अपने पूरे दिमाग को गो स्लो की पॉलिसी पे डाल देते हैं। दूसरी तरफ जिनकी ज़िंदगी में से कुछ निकल जाता है, जो एम्प्टी हैंडेड हो जाते हैं, या जिनकी ज़िंदगी में कोई हादसा हो जाता है और उनका कोई पनीर चुरा के ले जाता है, तो उनकी कोई मज़े की चीज़ खो जाती है, ब्रेकअप हो जाता है, तो ऐसे लोग जो है उस कमी को पूरा करने के लिए, सेरोटोनिन की कमी को पूरा करने के लिए अल्कोहल की तरफ जाते हैं। और तीसरी किस्म के वो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, जो वेले फारग लोग हैं और ज़रूरतें उनकी पूरी हो रही हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स हैं और उनको कोई माली दुश्वारियाँ नहीं हैं और उनका हुक्म चलता है, वो किस्मत से चल रहा है, उनकी कोई अपनी उसमें काविश का दखल नहीं है, तो उनकी ज़िंदगी भी ठंडी ठार है, तो उसको ज़रा गर्म करने के लिए, उसको पुरजोश बनाने के लिए, डोपामीन बढ़ाने के लिए उनको फिर शराब की तरफ रुजू करना होता है। हालांकि वो चाहें तो वो अपनी ज़िंदगी में गोल सेट कर सकते हैं, वो कोई पर्पस बना सकते हैं और वो क्रिएटिव हो सकते हैं, वो म्यूज़िक सुन सकते हैं, क्योंकि म्यूज़िक सुनने से भी डोपामीन बढ़ती है और क्रिएटिव होने से डोपामीन बढ़ती है। सो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। और फिर ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर सप्लीमेंट्स की शक्ल में भी मिलते हैं, और अगर हम चाहें तो अपनी डाइट में भी ऐसी तब्दीलियां ला सकते हैं जिनमें अमाइनो एसिड्स होते हैं। जैसे दालें हैं, उनमें बड़े अमाइनो एसिड्स होते हैं, गोश्त में भी अगरचे होते हैं, दूध में, अंडे में भी होते हैं,
लेकिन जो बेहतरीन अमीनो एसिड्स होती हैं वो दालों में होते हैं, और चने की दाल में ख़ास तौर पर बहुत ही अच्छे अमीनो एसिड्स होते हैं और उसका जायका भी बहुत अच्छा होता है। So, डॉक्टर साहब आपने 3 तो न्यूरोट्रांसमीटर्स का, एड्रेनालिन का भी इससे कनेक्ट बता दें। अभी तो मैं पहले वो बताने वाला हूँ कि क्यों बाख्तियार लोग, क्यों ब्यूरोक्रेट्स 18वें 20वें ग्रेड में पहुँचने के बाद समझते हैं कि इसके बगैर उनका चारा नहीं है। क्योंकि जब जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं और कोई बंदा बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है तो उससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी ज़रूर रह जाती है, जिससे उसको कोई ना कोई ज़रूर उसका एहतसाब करता है, कोई ना कोई ज़रूर उसको खींचतान करता है। क्योंकि कुछ लोग हैं जो जिम्मेदारियां उठाते हैं और वो कामकाज करते हैं, फिर उनसे कोई कमी कमज़ोरी भी रह जाती है। कुछ लोग कोई कामकाज नहीं करते, बस खड़े होके तो वो दूसरों पे तनकीद करते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं, और उनका जो हुस्ने करिश्मा साज है वो इतना है कि वो अपनी तरफ ध्यान ही नहीं जाने देते, ना वो कुछ करते हैं ना उन पे कोई तनकीद होती है। सो वो इस वजह से नशा करते हैं फिर कि वो चूँकि करते कुछ नहीं, तो वो हल्ला गुल्ला तो चाहिए, फिर उनको भी कोई ना कोई महफिल जमाना पड़ती है। लेकिन ये जो 3 चीज़ें हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं कि बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात ये है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन अगर हम सब कुछ चीज़ों को अपना लें तो हमारी ज़िंदगी में न्यूरोट्रांसमीटर्स सही तरह से चलते रहेंगे, और अगर कभी कमी हो तो हम डॉक्टर से रजू कर सकते हैं। और जो ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिनसे हम अपने डोपामिन लेवल ऊपर ला सकते हैं, सेरोटोनिन लेवल्स और गाबा के लेवल्स ऊपर ला सकते हैं, और ये जो एड्रेनलिन के लेवल्स हैं इनको हम नीचे ला सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन करने से या माइंडफुलनेस से, योगा से, या बैठ के किसी पोस्चर में अपने दिल के अंदर झांकने से, प्लस योगा से जो स्ट्रेचिंग होती है आमतौर पर मस्कुलर, उससे गाबा लेवल बहुत ऊपर चले जाते हैं और 80% तक उसमें गाबा लेवल में बेहतरी, 20 से 80% तक गाबा लेवल में ऊपर। इसीलिए योगा करने वाले बहुत खुशी से ये बयान करते हैं कि उनके ज़िंदगी के सारे मसले हल हो गए और उनको कोई परेशानी नहीं है। मसले हल होने से मुराद ये है कि वो मसलों को हल करने के लिए प्रिपेयर है। यानी आपकी बात से ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इनमें ही कोई इम्बैलेंस होता है, तो इस तरह की शराब नोशी में लोग जाते हैं। अगर इन्हीं कोई बेहतर नेचुरल वे में किया जाए तो इस तरफ कोई जाएगा नहीं, यानी ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी किसी को। बिल्कुल रिडंडेंट होगी ना कोई भी। जैसे फ़र्ज़ करें आप ब्रूफिन की बात करें तो आपने पिछले दिनों कोई ब्रूफिन खाई? नहीं, कोई मजाक, कोई जरूरत ही नहीं, जरूरत नहीं महसूस। लेकिन सुर्ख रंग की होती है, अच्छी खासी खूबसूरत होती है, बंदा कभी कोई खा ले। नहीं, हम नहीं खाएंगे क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। लेकिन जब हमें डॉक्टर बताएगा कि आपने ये दवा इस्तेमाल करनी है तो तब हम कर भी सकते हैं। इसी तरह अगर हम अपनी जिंदगी को थोड़ा तवाज़न में रखें, जैसे गज़ा एक बड़ा अहम पहलू है कि अगर हम अपनी गज़ा को ठीक रखें तो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। और हम इंसान जिन्हें ह्यूमन बीइंग कहा जाता है, ये एक्चुअली केमिकल बीइंग है, ये कीमियावी तौर पर चलते हैं और कीमियावी अज्जा को जिस्म में दाखिल करके आर्टिफिशियली हम इनके बिहेवियर्स को फौरी तौर पर चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आपको पता है एक लाफिंग गैस होती है, तो अगर आप वो स्प्रे कर दें थोड़ा सा तो सब लोग कहके लगाना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि इंसान की विल का इतना ताल्लुक नहीं है उसके जज्बात से जितना कि उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स का ताल्लुक है। अच्छा, ये जो दूसरे लोगों से कनेक्ट करना है इंसानों का, जिसे हम सोशलाइज करना कहते हैं, इंसान एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके, सोशलाइज करके, एक दूसरे को टच करके, ये जो टच करना है, ह्यूमन टच, ये बीमारियों से बचाता है, ये इम्यूनिटी देता है, ये हमारे दिफाई जो रिसोर्सेज हैं उनको बढ़ाता है। ख़ास तौर पर उन लोगों का टच जो सरासर सरापा मोहब्बत होते हैं हमारे लिए, जैसे माँ या बीवी या बच्चे
ये सब लोग जिन्हें अगर हम टच करते हैं या दोस्तों को जब हम टच करते हैं तो इससे इम्यूनिटी आती है। जी। और अपने आप को जो एक खालीपन को भरते रहने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे अंदर इत्मीनान ऐसे लगता है जैसे रेत की तरह जो मुट्ठी से निकलती जा रही है, ऐसे महसूस होता है। तो फिर इसको रिप्लेनिश करना बहुत ज़रूरी है, या नींद के ज़रिए हम रिप्लेनिश करते हैं चीज़ों को, क्योंकि हम जब थक जाते हैं तो फिर हम आराम करते हैं, फिर नींद की देवी हम पर मेहरबान होती है तो हम रिप्लेनिश होते हैं। या पानी पीते हैं तो हम रिप्लेनिश होते हैं, क्योंकि हमारे जिस्म से हर वक्त पानी निकल रहा होता है हमारे सांस के ज़रिए, और हमारे जिस्म के एक एक मुसाम के ज़रिए पानी निकल रहा होता है। तो हमने उसको भी रिप्लेनिश करना है, और प्यास लगने पर नहीं करना, ऐसा पहले करना है। और नींद आने पर नहीं सोना, ऐसा पहले करना है, क्योंकि जब हमारा जिस्म आवाज़ दे के मिन्नत समाजत करके कहता है कि अब सो जाओ या पानी पी लो, तो ये काफ़ी देर हो चुकी होती है, डिहाइड्रेशन हो चुकी होती है, या टॉक्सिन्स बन चुकी होती हैं। इसी तरह खाना भी औकात पे खाते हैं, यानी वक्त पे खाते हैं। जब भूख लगे और एंग्जाइटी हो तो तब नहीं। तो जो एंग्जाइटी ड्रिवन लाइफ है उसकी बजाय अगर हम रूटीन ड्रिवन लाइफ पे आ जाए कि रूटीन बना लें कि ये काम हमने यूँ करना है, और उससे भी बेहतर है कि हम टाइम टेबल बना लें और हम टाइम से चलना शुरू हों और एक चश्मे की तरह हम फ्लो करना शुरू हों, तो फिर हमें कभी ज़रूरत नहीं पेश आएगी आर्टिफिशियल हाई की। और आर्टिफिशियल हाई फिर हमें अगला काम नहीं करने देती। जैसे अगर शाम को आप कोई अल्कोहल ले लेते हैं तो फिर जाहिर है आप पे एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि उसमें कैलोरीज भी होती हैं। आप फन करना चाहेंगे, आप कनेक्ट करना चाहेंगे, आप डांस धमाके करने चाहेंगे, तो फिर रात देर तक यही करते रहेंगे, तो फिर नींद से आप महरूम हो जाएंगे। सो जब जिस्म में हम बाहर से कोई केमिकल भेजते हैं, जैसे कि अल्कोहल या रिटालिन या कोई क्रिस्टल मैथ या हेरोइन, जब हम बाहर से केमिकल भेजते हैं तो उनकी एक अपनी लाइफ होती है, सर्कुलेशन लाइफ, जिसे हम हाफ लाइफ भी कहते हैं। और वो हाफ लाइफ जो है हमें अगला काम, नेक्स्ट आइटम ऑन दी एजेंडा जो है वो नहीं करने देती। और अगर हमने कोई कामकाज करना है तो ये हमें ज़रूरत से ज़्यादा रिलैक्स कर सकती हैं चीज़ें। म्यूज़िक सुनने से डोपामीन बढ़ता है, इसी तरह रोमानवियत से डोपामीन बढ़ती है। अगर आपने प्यार किया है और फिर आपने शादी की है और आप समझते हैं कि अब रोमान की कोई गुंजाइश नहीं, अब तो शादी है तो चिक चिक होनी चाहिए, तो ये बहुत बदनसीबी की बात होगी। तो जिससे आप ब्याह करते हैं उससे आप रोमांस को जारी रखते हैं, क्योंकि शादी का जो बहुत ही बुनियादी पर्पज़ है वो रोमांस है, कुर्बत के लम्हात हैं, वो नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाना है। अपने रोमान को या अपनी शादी को मुअत्तल नहीं करना चाहिए, सस्पेंड नहीं करना चाहिए। बीवी को OSD कभी नहीं बनाना चाहिए। सर मैं ये सोच रहा था कि अगर एक शादी से इतने फ़ायदे हैं तो मतलब इसको और भी बढ़ाया जा सकता है, मगर इसमें हम बात इजाज़ भाई, नमक के भी बड़े फ़ायदे हैं, मगर जायका बनता है, लेकिन आप उसे बढ़ा के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका वो खाना आपके गले से नहीं उतरेगा। सही बात है। आप सुधर जाएं मेरा ख्याल। ये नमक की बात जो डॉक्टर साहब ने बताई है, इस पे भी हम बात करेंगे मज़ीद। और डॉक्टर साहब ने जो वो बहुत ही काम की बात जो मैं इनसे सवाल भी किया, उसको भी हम आगे लेके चलेंगे कि जो लोग मुआशरे में कुछ कर रहे हैं, अगर वो शराब पीते हैं और इस बुलंदी तक पहुंच गए तो फिर औरों को भी शराब क्यों ना पिए। तो किस तरह से ये खेल है कि तरक्की के खेल में शराब क्या रोल प्ले करती है, हम डॉक्टर सदाकत अली से पूछेंगे। यूरोप और अमेरिका में और तरक्की याफ्ता ममालिक में अगर कोई आपको बड़े लेवल पे बंदा नज़र आता है तो आप ये फ़र्ज़ कर सकते हैं आसानी के साथ कि वो शराब नहीं पीता, वो एक्सरसाइज करता है। उसके चलने फिरने से आपको पता चलेगा कि उसका जो लाइफस्टाइल है वो बज़ाते खुद इस किस्म का है कि जिसमें उसको नेचुरल हाई मिलती है। तो वहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं उनको मुख्तलिफ बीमारियाँ नहीं लगी होती और वो एक घरेलू तौर पर पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। सो वहाँ पे यानी मगरबी ममालिक में शराब का जो गोरख धंधा है ये मीडियोकर लोगों का काम है, ये एलीट का काम नहीं है, ऊंचे लोगों का काम नहीं है। हमारे यहाँ
मीडियोकर लोग भी कम नहीं करते कहीं मौका मिले तो, लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ ये एलीट का काम है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमारे मुल्क में जो एलीट तबका है, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, पायलट्स हैं, या पॉलिटिशियंस हैं, या जुडिशरी के लोग हैं, या आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं, इनमें जो लोग ज़्यादा ऊंचे दर्जों पे पहुंच जाते हैं, किसी न किसी तरह से उनकी जो स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो कम पड़ जाती है, और उनको बढ़ाने की बजाय वो ये एक जुगाड़ ढूंढ लेते हैं, क्विक फिक्स ढूंढ लेते हैं, जो कि कोई इंट्रोड्यूस कराता है, जो कि ट्रिगर बन जाता है। जब वो यूज़ करते हैं तो उनको रिलैक्सेशन फील होती है, उनको खुशी महसूस होती है, उनको जोश महसूस होता है, तो फिर उनको ये जो रिवॉर्ड मिलता है इससे, तो उससे उनकी आदत पुख्ता होना शुरू हो जाती है। और कुछ लोगों को इससे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता, लेकिन कोई 10% ऐसे हैं जो कि फिर नुकसान की सड़क पर चलने लगते हैं। जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर इतना हाई फंक्शनिंग उनकी है तो फिर ये उनके लिए प्रॉब्लम तो नहीं होगी शराब, अगर वो बड़े ओहदों पर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, फिर ये प्रॉब्लम कैसे होगी? देखो, यही सबसे डेंजरस नुक्ता है कि एक बंदा जब शराब पी के चल भी नहीं सकता, गाड़ी भी नहीं चला सकता, हवाई जहाज भी नहीं चला सकता, और वो बिल्कुल बेकार हो गया है, तो वो कोई नुकसान किसी और का नहीं करेगा। अगर कोई बंदा क्रिपल हो गया है और घर में सीढ़ियों से कभी गिर रहा है, कभी वो बाथरूम में मदहोश हो रहा है, और वो अमली तौर पर कोई काम नहीं कर रहा, तो ये अब उस घर का एक ज़ाती मसला है, लेकिन कौमी तौर पर वो असरअंदाज नहीं हो सकता। लेकिन एक बंदा जो किसी बड़े ओहदे पर है, जो कि ब्यूरोक्रेट है और ग्रेड 21-22 में है, और अगर कोई बंदा किस्मतों के फैसले करता है और इंसाफ का तराजू हाथ में लेके बैठा हुआ है, और अगर कोई जहाज चला रहा है और 400 बंदों को साथ लेके बैठा हुआ है, और वो वाज़े तौर पर लड़खड़ा नहीं रहा और उसकी स्पीच स्लर नहीं कर रही, लेकिन उसके अंदर टॉक्सिन्स सर्कुलेट कर रही हैं, और वो जब न्यूरो सर्जरी कर रहा है तो वो ऐसी गलतियां कर रहा है जो कोई चेक नहीं कर सकता, और वो जब कोई बंदा फॉरेन ऑफिस में है और वो निगोशिएशंस कर रहा है और अपने मुल्क के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहा, और वर्ल्ड बैंक से बातचीत कर रहा है और वहाँ वो गलत शराइत मान रहा है, और उसको अपने अंदर उतार चढ़ाव महसूस होते हैं, और उसका मूड और मिजाज स्टेडी नहीं रहता, कभी वो नीचे गिरा पड़ा होता है, फिर वो अपने मूड को शराब से संभालता है, तो क्या आप पसंद करेंगे कि न्यूयॉर्क में हमारा कोई वजारत खारजा का जो कोई बड़ा अफसर है वो बैसाखियाँ लेके तो जा रहा हो मज़ाकरात की टेबल पर? तो ये अगर शराब पी के अपने आप को कोई सेट करके संभाल के किसी तरीके से वो मज़ाकरात की टेबल पे जा रहा है, तो मुझे बताएं कि वापसी में वो अपने मुल्क के लिए क्या हासिल करके आएगा। हमें देखना पड़ेगा कि ये जो अंदर का मामला है, जो बाहर से नज़र नहीं आता, जिसे हम माइक्रो अल्कोहलिज्म कह सकते हैं, जिसने अपना जॉब को मेंटेन किया हुआ है, वो सूट पहन के जाता है, वो ग्रेड 22 का अफसर है, वो बेपनाह कमाता है, कोई सीईओ है, कोई अदाकार है जिसकी फिल्में हिट हो रही हैं, कोई हदायतकार है जिसके ड्रामे चल रहे हैं। अल्कोहलिज्म वही नहीं होता जो बाहर से दूर से बहुत वाज़ेह नज़र आता है। अल्कोहलिज्म अंदर से भी होता है, जो सिर्फ इंसान को खुद अपने आप में नज़र आता है या नताइज में से उसको झांक के देखा जा सकता है। डॉक्टर जी, जब आप माइक्रो एडिक्शन की बात कर रहे थे, मुझे एकदम आपकी बात से कोरिलेट हुआ। जिस तरह डायबिटीज़ एक तो होती है ना, फ्रैंक डायबिटीज़ पूरी नज़र आ रही है, भाई ये सिम्टम्स हैं 200 से ऊपर, एक प्री डायबिटीज़ भी होती है। कि मुझे ये माइक्रो अल्कोहलिज्म कुछ उस तरह की चीज़ आपकी बात से लगी। ये बिल्कुल यही बात है, जैसे प्री डायबिटीज़ होती है तो उसका मतलब है कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो वो फिर फुल ब्लोन डायबिटीज़ हो जाएगी। और इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि जो एडिक्शन होती है या अल्कोहलिज्म होती है, ये या तो होती है या फिर नहीं होती। इसको माइक्रो कह के मैं छोटा बना के नहीं दिखा रहा, बल्कि माइक्रो में ज़्यादा खतरात है, क्योंकि माइक्रो एडिक्शन जिन लोगों को होती है, अगर वो बड़ी जिम्मेदारियों पर हो तो वो ज़्यादा तबाही कॉज करेंगे। और अल्कोहलिज्म जो है वो है या फिर नहीं है। जैसे प्रेगनेंसी में आप नहीं कह सकते कि किसी को बहुत थोड़ी सी प्रेगनेंसी है, क्योंकि अगर है या तो फिर नहीं है, और अगर है तो ये बढ़ेगी। लाइफ में नेचुरल वेज को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, जो कि केमिकल्स और न्यूरोट्रांसमीटर या हमारी लाइफ में खुशी का बाइस बनते हैं, रादर देन अल्कोहल।
यानी किसी को एडिक्शन है या नहीं है, अल्कोहल का इस्तेमाल ही आपकी लाइफ में रिस्क और ख़तरे का बाइस बन सकता है? निशानदही है। अगर कोई अल्कोहल से अपने मामलात को हल करता है तो फिर वो जो उसके जायज़ तरीके हैं अपने मामलात को ठीक करने के, वो उसमें नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्विक फिक्स है। तो ऐसे लोग जो अल्कोहल के रसिया होते हैं तो वो फिर आपको एक्सरसाइज करते नहीं नज़र आएंगे, फिर वो आपको ज़िंदगी की दीगर दिलचस्पियों में नहीं नज़र आएंगे, वो सोशलाइज नहीं करेंगे मासुबा उन लोगों के जो कि ख़ुद भी पीने पिलाने वाले हैं, और फिर वो अपने अंदर से झांक के अगर महसूस भी करते हैं कि कहीं कोई कमी या कमज़ोरी है और वो अपना काम सही तरह अंजाम नहीं दे पा रहे, तो वो फिर किसी को बताते नहीं है, जो कि एक डिसऑनेस्टी है। जैसे कोई जिस्मानी तौर पर जब मफलूज होता है तो दुनिया को नज़र आ जाता है, लेकिन जब कोई ज़हनी तौर पर पसमानदगी की तरफ चल रहा होता है तो दुनिया को नज़र नहीं आता। उनका एक परसेप्शन बना होता है, परसोना बना होता है, तो उसके ऊपर वो चल रहे होते हैं। तो अगर आप माजी में झांक के देखें तो बेशुमार लोग आपको ऐसे नज़र आएंगे कि जो कि अल्कोहलिज्म में मुब्तला थे और हमारे मुल्क की अनान या लगाम उनके हाथ में थी और उन्होंने बेशुमार मौक़ों पे गलत फैसले किए, वो ज़रूरत से ज़्यादा पुरजोश हुए, उन्होंने अपनी हदों को क्रॉस किया, उन्होंने अपनी लाइन को क्रॉस किया और उन्होंने खुद को भी नुकसान पहुंचाया, दूसरों को भी नुकसान और मुल्क को भी नुकसान पहुंचाया उन्होंने। और बहुत सा नुकसान जो है वो कारपेट के नीचे है, जो कि आपको नज़र नहीं आता, और तारीख़ एक दिन एक्सप्लोर करेगी और तारीख़ एक दिन जो है फैसला करेगी कि किसने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने में कितना किरदार अदा किया। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे अमेरिका में होता है कि जो किसी बड़े ओहदे पे कोई चल रहा होता है, जो कोई तरक्की की मनाजिल तय कर रहा होता है, तो उसकी ज़िंदगी के बारे में भी छानबीन की जाती है और उसके बारे में खैर खबर रखी जाती है कि वो अपनी सेहत का ख्याल कर रहा है कि नहीं, या वो एक्सरसाइज कर रहा है कि नहीं, या वो अपनी बीवी के साथ अच्छे ताल्लुकात रख रहा है, या वो उसको चीट कर रहा है, या वो अपने बच्चों की निगहदाश्त कर रहा है कि नहीं कर रहा, बच्चों की खिदमत कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो या वो मुतालिया करता है कि नहीं, वो अपनी स्किल्स को बढ़ाता है कि नहीं। तो जिन लोगों को हम बड़े बड़े ओहदे देते हैं तो उनकी ज़िंदगी पर नज़र रखना भी जो गवर्नमेंट की मशीनरी है वो उनका काम है। जैसे हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करने के लिए बहुत सारी हिफ़्ज़ाने सेहत की जो तजावीज़ देते हैं, जैसे बच्चों को पोलियो के कतरे देना या हिफाजती टीके लगवाना, या बड़ों के लिए जैसे साफ़ पानी के बारे में जब हम बात करते हैं, तो क्या ये कोई बहुत मुश्किल है कि बड़े ओहदों पर जो मुतमक्कन लोग हों, एक्सरसाइज उनके लिए लाजमी हो, या उनके ऐसे टेस्ट हों और उनसे पता चले कि वो अच्छी सेहत की तरफ गामजन है कि नहीं। और जो लोग जैसे पुलिस में हैं जो लोग, तो उनको अगर उनका पेट बढ़ा हुआ हो तो आपको इसमें तशवीश में मुब्तला होना चाहिए कि आपका कोई SSP है और वो ओवरवेट है, या वो गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस में नहीं है, वो एक सीढ़ी अगर चढ़े तो उसको सांस चढ़ जाता है, तो फिर वो अपने कामकाज के लिए फिट नहीं है। इसी तरह कोई डॉक्टर हो या कोई जज हो या कोई सहाफ़ी हो, तो जितना बड़े मकाम की तरफ कोई बढ़ रहा होता है उसकी उतनी ही स्क्रूटनी भी ज़्यादा होनी चाहिए, और ऐसे डिपार्टमेंट होने चाहिए कि जो मुमताज़ लोगों पर नज़र रख सकें, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, और उनकी ज़िंदगी में झांकने का हक रियासत को है, क्योंकि रियासत और रियासत के लोग उनके फैसलों से मुतासर होते हैं। ठीक सर, इसमें एक और चीज़ भी मैं ऐड करना चाहूँगी कि जो लोग बड़े ओहदों पे फायज होते हैं वो रोल मॉडल का काम भी करते हैं, और अगर वो अल्कोहल या ड्रग्स की तरफ जाएं तो जो दूसरे देखने वाले हैं उन पर ये तासुर आता है कि क्योंकि ये कर सकते हैं और ये बाकी अपने काम भी कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, कोई इतना तंग नहीं करेगी हमें भी शराब या ड्रग्स। बहुत ही अहम नुक्ते की तरफ आपने इशारा किया कि जो लोग ज़िंदगी में कोई बड़ा सियासी ओहदा रखते हैं या बड़े सियासी ओहदे की तरफ जिद्दोजहद कर रहे होते हैं, या ब्यूरोक्रेट होते हैं या सहाफ़ी होते हैं और बहुत नुमायाँ मकाम पर होते हैं और साथ वो शराब पीते हैं, तो लोग समझते हैं कि शायद ये नुमायाँ मकाम शराब की देन है। तो वैसे तो मेरा ख्याल नहीं कि कोई ऐसा सोचता होगा, लेकिन इम्कान तो बहरहाल। और सर ये भी समझते हैं कि सोशलाइज करके जो सोशल लैडर है, जो सीढ़ी है तरक्की की, उसमें बड़ा कारगर होती है शराब जब बैठ के एक जगह पे पीते हैं लोग।
इजाज़ भाई, बहुत ही कबाहत वाली ये ज़िंदगी है जिसमें लोगों को तरक्की करने के लिए रुपए पैसे की रिश्वत देने के अलावा ये शराब के मामले में दूसरों को फैसिलिटेट करना या और भी इससे ज़्यादा कबाहत अंगेज़ हरकतें करना अपने मामूली कामों को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए, जो वैसे ही सीधे रास्ते से सब आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये जो बड़े बड़े ओहदों पर लोग होते हैं और बहुत सी जिम्मेदारियां भी निभा रहे होते हैं, उससे उनको टेंशनें भी आ रही होती हैं और बेचैनियां भी उनको घेरे रखती हैं और नुक्ताचीनियां भी उन पे बहुत होती हैं और उससे उनकी खुशियों पे चोट पड़ती है और उनके जोश पे भी चोट पड़ती है। तो वो चाहे तो बहुत आसानी से, जैसे कि कुछ तजावीज़ हमने पहले दी हैं, लेकिन ये तजावीज़ को इतनी मुश्किल नहीं है। शुरू में थोड़ा लगता है कि स्ट्रगल है ये वॉक करना, शुरू में लगता है कि अच्छा ये क्या मुसीबत है कि 8 घंटे हम सोने में गुजार दें, लोग इसे वक्त का ज़िया समझते हैं। तो ये ऐसी बात बिल्कुल गलत है। नींद जो है हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और इससे हमें रोज़ाना नई मोटिवेशन मिलती है, नए जज्बे मिलते हैं और जो थकावट है इससे बड़ा दुश्मन बनी नौ इंसान का कोई नहीं है। इससे हमारे मोरल डाउन हो जाते हैं, इससे हमारे फैसले टूट जाते हैं, इससे हमारी मंजिलें रूठ जाती हैं। तो ये सब चीज़ें जिन पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, अगर हम देते रहें तो कभी शराब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम, जिन्हें हम 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल कहते हैं, अगर कोई वो उन 7 आदतों के अंदर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करे तो उसका मज़ा दुबाला हो जाएगा, उसको कभी टेंशन नहीं होगी और उसको कभी शराब या किसी ड्रग की ज़रूरत नहीं होगी। फिर खाली शराब का ही तो मामला नहीं है ना, यहाँ पे सिगरेट देखिए कितने लोग पीते हैं और उसे वो खाली सिगरेट कहते हैं, ताज्जुब की बात है। वो उसके बारे में समझते हैं कि इसकी तो कोई बात नहीं, हेरोइन होता है ख़तरनाक नशा और क्रिस्टल मेथ होता है ख़तरनाक नशा, सिगरेट की तो कोई बात नहीं। लेकिन लोग जितने दुनिया में जान से जाते हैं सिगरेट की वजह से, इसके अलावा तो कोई और वजह नहीं है कोई दुनिया में जिससे लोग ये कूच कर जाएं इस ज़मीन से। सर, चर्च के बारे में भी लोगों का बहुत ही सॉफ्ट सा कॉर्नर है। जैसे सिगरेट पे तो उनका है ही नहीं है ना कि ये कोई डेंजरस चीज़ है। चर्च के बारे में भी यही है कि ये कोई डेंजरस चीज़ नहीं है और ये तो क्रिएटिविटी को इनक्रीज़ करती है, ये तो मतलब बहुत आपकी फंक्शनैलिटी को और इम्प्रूव कर देती है, ये आपकी वॉइस को, स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी मिथ्स हैं। अच्छा, हमारे बचपन में ही चर्च के बारे में बहुत ही डेरोगेटरी या तौहीन वाला सा पहलू था और अब लोग इसे मनशियात में नहीं गिनते। हम इसको कहते हैं ये मनशियात की छोटी बहन है मासूम। लेकिन इससे तो बहुत प्रॉब्लम्स। अच्छा, अब इससे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि इससे इंसान के थॉट पे चोट पड़ती है, यानी सोच पे चोट पड़ती है और नज़रियात पे चोट पड़ती है, ईमानियात पे चोट पड़ती है और इंसान का जो दिमागी तवाज़न है वो बिगड़ता है। इससे मूड बदलता है, मूड ख़राब होता है और कुछ लोगों को इससे कम नुकसान पहुंचता है, लेकिन जिन लोगों को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है वो तो फिर आप समझे कि इस दुनिया में उनके लिए ज़िंदगी अजाब होकर रह जाती है। और अगेन वही बात कि चंद घड़ियों की या चंद घंटों की तफरीह के लिए लोग अपने आप को एक परमानेंट गड़बड़ घोटाले में डाल लेते हैं और वो फिर अपने आप को हर वक्त किसी ना किसी तरीके से अपने मूड और मिजाज को संभालने के चक्कर में रहते हैं। ये एक्स्ट्रा ड्यूटी उन पर लागू हो जाती है कि जो चीज़ें वो बग़ैर हीलोजत के मुफ्त में हासिल कर सकते हैं, नेचुरल हाई जिसके सोर्सेज अल्लाह ताला ने बहुत पैदा किए हैं। जैसे ब्रीदिंग एक चीज़ है कि अगर हम दिन में हर 2-3 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए लंबे गहरे सांस लें तो उससे हमारे जिस्म में जो ऑक्सीजन का ये जो ज़्यादा दखूल होगा, इससे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि कारआमद न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो बढ़ेंगे। तो मुझे बताइए कि ये फ्री है, सांस फ्री है और नींद अच्छी करना बिल्कुल फ्री है, आज तक पानी भी फ्री है। तो नींद के बारे में लोगों का बहुत ये इम्प्रेशन है कि ये फजूल सी, जैसे आपने भी कहा, और बहुत ही कंप्रोमाइज़ किया जाता है। हालांकि हमारा ब्रेन रेस्ट करता है नींद की स्टेट में और हम प्रिपेयर हो जाते हैं, यानी बॉडी रीस्टेट हो जाती है अगले दिन के चैलेंजेस को फेस करने के लिए। लेकिन उसमें फिर हम अपने ब्रेन को
एनर्जीज़ को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जैसे स्क्रीन एडिक्शन या कोई और एक्टिविटीज़, यानी खाना भी रात में हम फिर जागते हैं तो फिर हमें खाना भी खाना पड़ता है। ये कोई नज़रियात को चेंज करने की ज़रूरत है कि हमें लाइफस्टाइल को चेंज करना है? एक इजाज़त दें हम यहाँ पे एक ब्रेक ले लें और मेरे ख्याल में ये बात मुकम्मल कर लूँ तो फिर आप ब्रेक ले लीजिए। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो इंसानों का निज़ाम है अंदर का, उसमें रिजर्व्स की पॉलिसी बहुत है कि देखिए नॉर्मली हमें 4 घंटे के बाद कुछ खा लेना चाहिए, लेकिन अगर हम 24 घंटे भी कुछ ना खाएं तो हमारे जिगर से खुराक खून में आ जाएगी। ये रिजर्व है। हमें हर 16 घंटे के बाद फिर 8 घंटे सोने की ज़रूरत होती है रात को, लेकिन अगर हम एक दिन नहीं भी सोएंगे तो मर नहीं जाएंगे। तो इस तरह की जब ये हमारे जो रिजर्व होते हैं, जैसे कि हम सांस लेते हैं 12 से 18 दफ़ा, लेकिन जब हम भागते हैं तो हम 40 दफ़ा भी सांस लेते हैं 1 मिनट में जब हम भागते हैं। तो जब हमारी ज़रूरतें कभी बढ़ जाती हैं तो हम स्ट्रेच कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन इसकी बहरहाल कोई हद होगी कि अगर आप रूटीन बना लें कि रोज़ाना रात को 3 बजे सोना है और सुबह 6 बजे उठ के तो तैयार होकर दफ्तर जाना है, तो फिर आपको केमिकल के हवाले अपने आप को करना पड़ेगा कि सुबह चुस्त करने वाली कोई दवा लेंगे, शाम को सुस्त करने वाली कोई दवा लेंगे, और फिर आप इन ड्रग्स के हवाले जब अपनी ज़िंदगी कर देते हैं तो ये बहुत ठोकरों में आने वाली बात है। तो अभी बात ये हो रही थी, जो मिस भी बात कर रही थी और आप भी बता रहे थे कि चर्च हो या कोई और नशे हों, कोई ऐसे नशे हों जो हमें तहरीक देते हैं या कोई ऐसे नशे हों जो हमें आरामदेह बना देते हैं, मज़े में सुकून में ले आते हैं। इनके साथ जब हम खिलवाड़ करते हैं और नींद को कम कर देते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते और शराब, एक तीसरी और चौथी भी किस्म है ना, एक वो जो दर्द को ख़त्म कर देते हैं, हर मानों में दर्द को ख़त्म कर देते हैं, जिन्हें हम नारकोटिक्स कहते हैं, और एक वो होते हैं जो दिमाग को बेंड कर देते हैं, यानी बदल देते हैं, आपकी हकीकत को बदल देते हैं, आपकी हैसियत को बदल देते हैं कुछ किए बगैर, जिन्हें माइंड बातें करें और बातों से खुशबू आए। हाँ, माइंड बेंडर्स जिनको हम कहते हैं, और अपने दिमाग जैसे अहम ऑर्गन को, जो कि अल्लाह ताला ने एक ख़ास करिश्मा दिया है इंसान को, जो दिमाग है, उस दिमाग को जब हम नशों के हवाले कर देते हैं तो हम बहुत कुछ खो देते हैं। डॉक्टर साहब, हम जब नशों के हवाले इसको करते हैं, और यंगस्टर्स जो हैं वो ख़ास तौर पे, क्योंकि वो लेबाइल होते हैं, उनको आप बता सकते हैं, फिर बड़ी उम्र के भी लोग, पर्सनालिटी टाइप्स पे भी होगा, जब हम नशों के ज़रिए अपनी खुशियों का एहतमाम करते हैं, अपने स्ट्रेस को कम करते हैं और ये सोचते हैं कि हम तो इसको कंट्रोल कर लेंगे, हम तो अपनी ज़रूरत के तहत इसको लेंगे, उतनी मिकदार उतनी देर के लिए लेंगे, तो बात जो है कई दफ़ा हमारे एटीट्यूड्स पर, एतकादात पर, जैसे आपने फरमाया ईमानियात पर, हमारी सोचों पर, इन सब चीज़ों के ऊपर असरअंदाज होती है ये जो नशे करते हैं, और ख़ास तौर पर जो अल्कोहल जब पीते हैं और बला नोशी में जकड़े जाते हैं ना जानते हुए, तो क्या करें फिर? ये आपने बहुत सारे टिप्स दिए कि किस तरह से हम अपनी कुदरती ज़िंदगी में और बग़ैर इन नशों के ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, मगर अब ज़रा ये बताइए कि जो लोग इस जाल में फंस जाते हैं, जिनकी फैमिलीज़ जो हैं इससे तंग आ जाती हैं, जो बड़ी मुश्किल में गिरफ़्तार हो जाते हैं, उनके लिए आप क्या बताइए? वो पुराने दिनों को याद करते हैं कि जब वो पहले शराब पीते थे तो वो टेक ऑफ करते थे, अच्छा महसूस करते थे, और फिर लैंडिंग करते थे और न्यूट्रल ज़िंदगी में चले जाते थे। अब वो टेक ऑफ करते हैं, कुछ अच्छा महसूस करते हैं, कुछ अच्छा महसूस नहीं भी करते, और फिर जब वो लैंडिंग करते हैं तो वो वापस न्यूट्रल ज़िंदगी में नहीं पहुंचते, बल्कि मनफी ज़िंदगी में चले जाते हैं। उनको बेचैनियाँ, डिप्रेशन और सर का भारीपन और जिस्मानी तौर पर हड्डियाँ तक जो है पुकार रही होती हैं कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, क्योंकि जो एल्डिहाइड है या जो टॉक्सिन है जो शराब से बनती है, वो हमारे नाजुक जिस्म को, हमारे ऑर्गन्स को बहुत बुरी तरह मुतासर करती है, और इसको हम अंदर से जब महसूस करने लगते हैं तो हम कोई ना कोई रास्ता तलाश कर रहे होते हैं ताकि हम शराब के मुज़र असरात से बच सकें। जैसे कि वो रास्ता ये हो सकता है कि हर रोज़ ना पिए, पीर से जुमा तक काम करें और फिर जुमा हफ्ता पी लें और इतवार को ना पिएं और फिर पीर को जाके अपने काम पे बैठ जाएं,
इस तरह सोच के अपने आप को गुजारा कर रहे होते हैं, या फिर वो पानी ज़्यादा पीने लगते हैं ताकि शराब डाइल्यूट हो और उनके जो एल्डिहाइड ज़्यादा ना बने, या फिर वो शराब की ऐसी किस्म जैसे बियर पीना शुरू कर देते हैं कि जिसमें शराब की कंसंट्रेशन कम होती है, और वो हाथ पांव मार रहे होते हैं। ये हाथ पांव मारने वाली बात है। ये जान इस तरह छूटती नहीं है, ये अंदर एक दुखी सी लगी रहती है कि ये क्या बनेगा इस मामले का, और वो किसी से ज़्यादा शेयर भी नहीं कर सकते क्योंकि लोग पहले ही चौंक रहे होते हैं उनके इस शुगल से, और कुछ ना कुछ इशारे किनाए कर रहे होते हैं। और यूजुअली ये बड़ी पोजीशन वाले लोग होते हैं जिनके साथ कोई खुल के बात भी नहीं कर सकता, बस वो अपने साथ खुद चाहें तो खुल के बात कर सकते हैं। मैं उन लोगों से मुखातब हूँ जिनके लिए मेरे दिल में बहुत एहतराम है, जो सितारे हैं चमकते हुए, जो बड़े बड़े राइटर्स हैं, जो बड़े बड़े शायर हैं, जो बड़े बड़े अदाकार और हदायतकार हैं और एंकर पर्सन हैं, वो अदलिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं। और मैं एक मोहब्बत करने वाले के हवाले से, यानी जो मेरा दिल है जो उनसे मोहब्बत करता है, तो मैं फ़िक्रमंद रहता हूँ और मैं थोड़ा भांप लेता हूँ कि ये मामला ठीक नहीं है, क्योंकि मेरी सारी ज़िंदगी इस फील्ड में गुजरी है। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप वाइट नकल सोब्राइटी की तरफ जाएं, यानी कुछ दिन आप बहुत बेचैन रह के तो शराब के बगैर गुजारें, और फिर जो ही मौका निकले, कोई सफ़र हो बैन अल-अक़वामी या कोई छुट्टियां हो जाएं जिसमें आपने ये सारा काम करना है, कोई वकेशन के नाम पे आप थाईलैंड जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि बहुत आसानी से जो हाई लोग शराब से हासिल करते हैं, वो ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में जिनसे हम वो हाई हासिल कर सकते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज है, खाने पीने की अल्लाह की इतनी नेमतें हैं, म्यूज़िक है और फिल्में हैं, या आप अपने प्यारों से इंटरेक्ट करते हैं, दोस्तों से गपशप करते हैं, अपनी बीवी से रोमांस करते हैं आप। और रोमांस से ज़्यादा डोपामीन को बढ़ाने वाली चीज़ और कोई नहीं है। मैं आपको बताऊं कि दुनिया में बेशुमार चीज़ें हैं जो डोपामीन को बढ़ाती हैं, यानी आप में जोश भरी खुशी पैदा करती हैं। दूसरे इंसानों से सोशलाइज करना, इसी तरह क्रिएटिव काम करना, यानी ऐसी चीज़ों पे काम करना जो अभी वजूद नहीं पा सकें, ऐसी नज़मों पे काम करना जो भी कतार में नहीं आई, या ऐसे अफसानों पे काम करना जो कि आपके ख्यालों में जी रहे हैं। तो जब हम क्रिएटिव काम करते हैं, अदाकारी भी एक क्रिएटिव काम है, या पेंटिंग एक क्रिएटिव काम है, या जब आप खेल कूद में आप मसरूफ़ होते हैं और आप स्कोर कर रहे होते हैं, तो डोपामीन के बूस्टर डोजेज मिल रही होती हैं जब भी आप कोई स्कोर कर रहे होते हैं। सर यहाँ पे सॉरी, मैं आपने जितने नाम लिए हैं, मसलन अगर कोई प्लेयर है, कोई आर्टिस्ट है, ये लोग ज़्यादा इन तरफ क्यों फिर रुझान इनका हो जाता है? वो तो पहले म्यूज़िक क्रिएट कर रहा है, वो तो पहले डोपामीन के इतने डोज ले रहा है, तो फिर और शराब या कोई ऐसे नशे की क्या ज़रूरत है? एक्चुअली ये वो लोग नहीं है जो डोपामीन की खातिर शराब पीते हैं, ये वो लोग हैं जो एड्रेनलिन के असरात को कम करना चाहते हैं, यानी जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, जो वहम वसवसे बहुत होते हैं कि कल मैं अच्छा परफॉर्म कर सकूंगा कि नहीं, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी जो सीईओज़ के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, कि ये जो वो बहुत सारे फैसले कर रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द मंथ इन फैसलों का असर उनके बैंक अकाउंट पे क्या पड़ेगा, उनकी शोहरत पे क्या करेगा, उनकी ज़िंदगी पे क्या पड़ेगा। तो वो उस मकसद के लिए अपने आप को हलकान कर रहे होते हैं, वो सेरोटोनिन की कमी पूरी कर रहे होते हैं। सो कोई एक मकसद के लिए तो ड्रग्स नहीं करता ना, ड्रग्स के तो बेइंतहा मकासद हैं। एक नशा इस मकसद के लिए कर लिया, खुशियाँ लेने के लिए एक नशे की तरफ चले गए, और फिर नींद की देवी को अपने ऊपर मेहरबान करने के लिए दूसरे नशे की तरफ चले गए, तो उनकी ज़िंदगी उनकी नहीं रहती, यानी वो अपने नहीं रहते, वो पराये हो जाते हैं अपने लिए। हाँ, वो उन्हें अपने ऊपर एतमाद भी नहीं है, उन्हें अपने ऊपर भरोसा भी नहीं है, और जब आप अपने दोस्त नहीं होते तभी ये सूरत हाल पैदा होती है ना। अगर आप अपने खुद दोस्त हों तो फिर आपको अपने आप पे भरोसा भी होगा, फिर आपको अपने आप पे एतमाद भी होगा, और अगर आप क्रिएटिविटी में हैं तो फिर अपने आप को जहानत के साथ हल निकालने का ढंग भी ज़रूर आएगा। सो
जितना हम जिंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं उतना ही हमें अपने निगहदाश्त की जरूरत होती है इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के हवाले से, जो 4 हैं। एक को कम रखना है, बाकी 3 को ऊपर रखना है। सिंपल सा फार्मूला है, इसमें कोई बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। और आप चाहें तो नबातात जो हैं वो गाबा को ऊपर बनाते, सब्ज रंग की जो सब्जियां होती हैं, क्योंकि सब्जियां बाज़ औक़ात सफ़ेद रंग की भी होती है, जैसे गोभी है मेरी बहुत पसंदीदा सब्जी है। इसी तरह जो सब्ज रंग की सब्जियां हैं वो गाबा को ऊपर लाती हैं बेशुमार। और योगा भी इसी काम के लिए कारआमद समझा जाता है। और फिर माइंडफुलनेस, फिर अपने अंदर झांकना, अपने लिए कोई डेडिकेटेड टाइम रखना जिसमें अपने मसलों के ऊपर गौर व फिक्र कर सकें। और फिर नींद है जो इन केमिकल्स को, सेरोटोनिन को बहुत ऊपर लाती है। और जब आप दिन में जागते हैं तो डोपामीन अपना काम शुरू कर देती है। लाइफस्टाइल चेंज जैसे नींद का ख्याल रखना, डाइट का ख्याल रखना, वॉक एंड एक्सरसाइज है, रिलेशनशिप को, पानी बहुत, ये सारे काम करने से रिसर्चेस ये कहती है कि अगर आज हम अपनी लाइफ में ये 4-5 काम ऐड करते हैं तो आने वाले वक्त में हमारा स्ट्रेस टॉलरेंस बहुत बेहतर हो जाता है, यानी हम रेजिलिएंट बनना शुरू हो जाते हैं। यानी हम कबल अज वक्त थोड़ा अपना फालतू इत्मीनान अगर बना के रखते हैं तो कोई भी खबर उसको ज़्यादा नहीं हिला सकती हमारे इत्मीनान को। लेकिन अगर हम पहले ही तही दामन है, हमारे पास कोई रिजर्व ही नहीं है, लिविंग ऑन द एज, लिविंग ऑन द एज जिसको कहते हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी हर वक्त ख़तरे में रहेगी। लेकिन मैं एक बात की तरफ और इशारा करना चाहूँगा कि जो हमें नशों से बचा सकती है या शराब से बचा सकती है, और वो है हमारी कहानी। हम इंसान है और हम में से हर इंसान की अपनी एक कहानी है कि जो शुरू होती है और ज़िंदगी भर कहानी चलती रहती है और फिर कहानी एहतमाम पजीर होती है। हम में से हर कोई इस कहानी में कुछ ना कुछ मोड़ अपनी मर्जी से चुन सकता है, और हम चाहें तो इस कहानी को दिलचस्प बना सकते हैं, हम चाहें तो इस कहानी में खुशियां भर सकते हैं, हम चाहें तो इस कहानी को अलमिया अंजाम से बचा सकते हैं, क्योंकि हम बेबस नहीं हैं, क्योंकि इस कहानी के मुसन्नफ हम खुद हो सकते हैं। हम दूसरों के हाथ में खिलौना बनने की बजाय अपनी कहानी को खुद आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत दोराहे आते हैं और बहुत चौराहे आते हैं, और हमारी कहानी जब किसी दोराहे और चौराहे पे आकर रुकती है तो हम गौर कर सकते हैं कि हमने क्लिक किधर करनी है, और फिर उसके मुताबिक कहानी को हमने आगे बढ़ाना होता है। देखिए कितना खूबसूरत ज़माना है कि हम खुद मज़े से अपनी ज़िंदगी की कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा एक नाम होता है जो वालिदैन ने रखा होता है, ये ब्रांड नेम है, इसकी हिफाजत करना ये भी हमारी कहानी का हिस्सा है। और ये नाम जो है बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन ये नाम ख़राब करने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं चाहिए। और हमारा कितना भी बड़ा नाम हो, हम कितने भी बड़े स्टार हों, अगर हम इस चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हम मोहब्बतें खोना शुरू कर देंगे, क्योंकि अल्लाह अपने फजल से हमें काबिलियत देता है और हम ऊंचे मकामात पर पहुंचते हैं, फिर हम अपने आप को डसने लगते हैं और अपने मकाम से नीचे गिरने लगते हैं, तो फिर इसकी कोई हद नहीं होती कि हम लोगों की ठोकरों में आ जाते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, और आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया।